क्या कारण है कि भारत के छोटे छोटे कस्बे और गांवों में अनेकों स्टार्टअप्स खुल रहे हैं? By the way, it was built right here in a town called Tenkasi in the heart of rural India. वो कौन सी समस्याएं हैं जो स्टार्टअप सुलझा रहे हैं? Electric vehicle sales tripled last year. सरकार का इसमें क्या योगदान है? भारत में स्टार्टअप की दुनिया ही बदल चुकी है। जिन कस्बों में युवा की परिधि पुलिस भर्ती के लिए सुबह दौड़ने, पुश्तैनी काम चलाने या फिर सरकारी नौकरी प्राप्त करने तक सीमित हुआ करती थी, वहां भारत की समस्याएं सुलझाने वाले स्टार्टअप्स कैसे खुलने लगे? जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। भारत में एक समय ऐसा था जब प्रॉफिट को घटिया शब्द माना जाता था। कम ही ऐसा होता था कि फिल्मों में भी किसी सेठ को बैड लाइट में ना दिखाया जाए। बिजनेसमैन के ऊपर 98% तक का टैक्स भी भारत के उद्यमियों ने देखा है ताकि उद्यमी प्रॉफिट ना कमा पाए। ऐसे भारत में जहां मात्र 22 मिलियन डीमैट अकाउंट्स खुले थे 2014 के अंत तक, वहां 2023 के अंत तक 139 मिलियन डीमैट अकाउंट्स खुल गए। मात्र 2023 में 29 मिलियन डीमैट अकाउंट्स खुले गए और इन्वेस्टमेंट इतना हुआ कि भारत की मार्केट हांगकांग की मार्केट से आगे निकल गई। Hong Kong is now the 5th largest market in the world. It's been overtaken by India, which has now taken that place. भारतीय आज इन्वेस्ट कर रहे हैं। प्रॉफिट अब कोई भद्दा शब्द नहीं है। भारत का युवा प्रॉफिट कमाना सीख रहा है और भारत में स्टार्टअप रेवोल्यूशन कर रहा है। जिस देश में आज से मात्र 9-10 वर्ष पहले तक केवल 4 यूनिकॉर्न्स हुआ करते थे, 23 अक्टूबर 2023 तक वहां पर 111 यूनिकॉर्न्स हो चुके थे। जिस देश में आज से 8-10 वर्ष पहले तक मात्र 350 स्टार्टअप्स हुआ करते थे, उस देश में 3 अक्टूबर 2023 तक 1,12,718 DPIIT के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप शुरू हो चुके हैं। 8-10 वर्ष पहले तक छापा जाता था कि भारत उद्यमियों के लिए नर्क जैसा है। गैलप ने 2011 में एक सर्वे किया था और पाया था कि भारत एशिया के 20 देशों में से एंटरप्रेन्योर्स के लिए सबसे पीछे है। वहां से उठकर भारत आज विश्व का तीसरा सबसे बड़ा देश बन गया है, जो सबसे अधिक स्टार्टअप्स पैदा कर रहा है, सबसे अधिक यूनिकॉर्न्स पैदा कर रहा है। तो क्या आपको यह किसी रेवोल्यूशन से कम लग रहा है? यूथ में स्टार्टअप्स का क्रेज इतना है कि कई मूवीज और कई शोज स्टार्टअप्स के ऊपर बनने लगे हैं और इसी कड़ी में एक नया शो आ गया है, हसलर्स जुगाड़ का खेल, जो कि अवेलेबल है Amazon मिनी टीवी पर। इस वीडियो की रिसर्च करते समय बाय चांस मेरी नज़र इस शो पर पड़ी और उसे देखने के बाद मुझसे बिल्कुल नहीं रहा गया और मैंने Amazon मिनी टीवी पर पूरा शो बिंज वॉच कर दिया, जो कि बहुत प्रॉमिसिंग था। एक लड़का जो किसी बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज का हिस्सा है, उसका भाई चाहता है कि जब वो कॉलेज से डिग्री लेकर बाहर निकले तो उसके पास एक अच्छी स्टेबल जॉब हो। वो अपने पिता से कहता है कि उसे ड्रॉप आउट करके स्टार्टअप करना है, तो पिता तो उसे थप्पड़ ही मार देता है। पर लड़के ने ठान रखी थी और उसे लगता था कि उसके आइडिया में दम है, तो लड़का अपने पेरेंट्स, अपने भाई, सोसाइटी, सभी ऑड्स के अगेंस्ट जाके अपने मन की करता है और उसे फिर कैसे कैसे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, पर वो फिर भी हसल करना नहीं छोड़ता। इसी हसल की कहानी है हसलर्स जुगाड़ का खेल। Amazon मिनी टीवी पर फ्री में उपलब्ध है। करना कुछ नहीं है आपको, आप अपने फ़ोन के प्ले स्टोर ऐप में जाइए और आराम से Amazon मिनी टीवी ऐप को डाउनलोड कीजिए और वहाँ पर आराम से इस शो को देखिए या अन्य किसी पसंदीदा शो को बिल्कुल फ्री में देखिए। वेब सीरीज से हटकर अब कुछ हार्ड फैक्ट्स और डेटा की बात करते हैं। बिजनेस स्टार्ट करने का मादा रखने वाले भारतीय युवा को सरकार ने भी कई स्कीम्स चलाकर प्रोत्साहन देने का प्रयास किया। आज स्टार्टअप्स को सपोर्ट करने के लिए स्टार्टअप इंडिया सीड फंड, क्रेडिट गारंटी, मुद्रा योजना, अटल इनोवेशन मिशन, मेक इन इंडिया जैसी अनेक स्कीम्स चलाई गई हैं और स्टार्टअप्स का क्रेज इतना है कि 2019 में 2 मेजर पार्टीज ने अपने मैनिफेस्टो में स्टार्टअप्स के बारे में संज्ञान लेने की बात कही थी। जो स्टार्टअप वेव आपको यूएसए में लेट 70s या अर्ली 80s में दिखी थी, वो वेव आपको चीन में 1990 के मिड में दिखी थी और वही स्टार्टअप वेव अब भारत में देखी जा सकती है। भारत का मिडिल क्लास अपने बच्चों को उद्यमी बनने से पहले रोकता था और कुछ इस प्रकार के आर्टिकल्स लिखे जाते थे, परंतु आज भारत का 81% युवा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करने के लिए इच्छा रखता है। यह आंकड़ा भारत के 50 नगरों में घूमकर 11,000 से अधिक युवाओं से उनकी इच्छा पूछ कर आया है, परंतु इस डेटा से और अधिक क्रेडिबल डेटा को देखते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, उसके डेटा के अनुसार
38% भारतीय युवा आज के समय सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की ओर देख रहा है। भारत के प्रधानमंत्री ने भारत के युवाओं को संबोधित करते हुए 2016 में कहा था कि जॉब क्रिएटर बनो, ना कि जॉब सीकर, और भारत के युवा ने इस बात को यथार्थ करके दिखा दिया। 2016 में मात्र 445 स्टार्टअप्स थे भारत में, और आज 1,12,718 भारतीय स्टार्टअप्स ने 9 लाख डायरेक्ट जॉब्स क्रिएट करी हैं 2022 तक। और सबसे बड़ी बात, इनमें से लगभग 50% स्टार्टअप्स टियर 2, टियर 3 सिटीज ऑफ भारत से आते हैं। कहां जन्म ले रहे हैं और क्या काम कर रहे हैं ये स्टार्टअप्स, वो आगे देखते हैं। भारत में जो स्टार्टअप आपको होता हुआ दिख रहा है, इसमें से बहुत से फेल भी हो रहे हैं, पर ये बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये स्टार्टअप प्रोसेस का एक पार्ट है। बड़ी बात यह है कि भारत में चल रहे स्टार्टअप रेवोल्यूशन में योगदान भारत के छोटे छोटे शहरों और गांवों से आ रहा है। भारत में मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, पुणे, बेंगलोर और अहमदाबाद जैसे स्थान जो हैं वो टियर 1 में गिने जाते हैं। इसके अतिरिक्त जितने भी शहर हैं वो टियर 2 या 3 में आते हैं, जहां भारत बसता है। क्या चल रहा है वहां पर? जुलाई 2022 में मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री सोम प्रकाश ने पार्लियामेंट में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि भारत में 50% से अधिक स्टार्टअप्स जो हैं वो टियर 2 या 3 यानी कि छोटे शहरों से आ रहे हैं। यदि इसे नंबर्स में देखें तो उस समय 72,993 स्टार्टअप्स थे, जिनमें से 38,000 छोटे शहरों या कस्बों से थे। लेटेस्ट आंकड़ा क्या है? आज भारत में 1,15,000 से अधिक स्टार्टअप्स DPIIT पर रजिस्टर्ड हैं और टियर 2 और 3 का आंकड़ा अभी भी 50% से अधिक है। इनफैक्ट ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि 2023 में 58% एप्लीकेंट्स छोटे शहरों से थे। क्या हो रहा है इन स्टार्टअप से? 12 लाख जॉब्स केवल भारत के इन स्टार्टअप से जनरेट हुई हैं, और ये डायरेक्ट जॉब्स हैं। इनडायरेक्ट जॉब्स मूलतः अधिक जनरेट होती हैं। छोटे शहरों में ये स्टार्टअप्स उस कंडीशन में इतने अधिक हैं जब इन्वेस्टर्स बड़े शहरों में ही अपना रुझान रखते हैं। स्क्रीन पर दिख रहे इस ग्राफ में ग्रे एरिया जो है वो मेट्रो सिटीज में इन्वेस्टमेंट को आपको दिखा रहा है, और रेड एरिया जो है वो छोटे शहरों या कस्बों में। यहाँ स्पष्ट दिख रहा है कि कस्बों में खुलने वाले स्टार्टअप्स 5% भी इन्वेस्टमेंट या डील्स प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं यदि हम मेट्रो से कंपेयर करें तो। उसके बाद भी इतने बड़े स्तर पर स्टार्टअप शुरू हो रहे हैं, और बड़े शहरों से कम बंद भी हो रहे हैं। मेट्रोज में जहां 19.2% स्टार्टअप्स बंद करके निकल लेते हैं लोग, वहीं छोटे शहरों में यह आंकड़ा 15.7% है, जबकि इन्वेस्टर्स तो मेट्रोज के मुकाबले फ्रैक्शन ऑफ इंटरेस्ट भी नहीं दिखाते वहां पर। इन्वेस्टमेंट की इतनी बड़ी बॉटलनेक के बावजूद भी 51 स्टार्टअप्स छोटे शहरों से ऐसे हैं जो पब्लिक हो गए, जबकि मेट्रोज में यह आंकड़ा 140 है। क्या क्या काम करते हैं ये स्टार्टअप्स? क्या ये प्रॉब्लम सॉल्वर्स हैं? चलिए वो देखते हैं। खीरे का अचार, इसे घरकिन्स कहा जाता है, और इसमें फ्रूट फ्लाई का काफी इन्फेक्शन रहता है। हुबली के शेखर बसवन्ना और रोहिणी घाट पांडे ने एक प्रोडक्ट बनाया, कॉनराड जी। ये इन्फेक्टेड घरकिन्स को पकड़ लेता है, जिसके कारण आज विदाउट इन्फेक्शन वाला घरकिन्स एक्सपोर्ट किया जा रहा है, जिससे उसकी डिमांड भी बढ़ रही है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? चार्जिंग और चार्जिंग का टाइम। हिमाचल प्रदेश के विपन धीमान ने एक प्रोडक्ट बनाया जो ई रिक्शाज में सेल्फ चार्जिंग मैकेनिज्म वो प्रोवाइड करता है, जो कि ई रिक्शाज की बैटरी को 50 से 80% चार्ज कर देता है। सोलर एनर्जी का सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है? सोलर पैनल का इंस्टॉलेशन आम आदमी के लिए अभी अफोर्डेबल नहीं है। कोच्चि की लक्ष्मी नाम्बियार ने एक प्रोडक्ट बनाया जो किसी भी स्टेशनरी बैटरी बेस्ड यूपीएस सिस्टम को सोलर पावर में बदल देता है। इसी तरीके से नागपुर के आरव भाटिया ने पॉकेट्री बनाया, जो कि स्टूडेंट्स को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बना रहा है, ताकि उनका ध्यान केवल पढ़ाई में रहे। क्या गांव में बैठा हुआ व्यक्ति जिसे अधिक अंग्रेजी नहीं आती है वो आईटी के स्किल सीख सकता है? मैंगलोर का स्टार्टअप माइक्रो डिग्री ऐसे ही लोगों को मल्टीपल लैंग्वेजेस में आईटी के स्किल्स दे रहा है। एक सर्जन सर्जरी कैसे करता है? पहले सीटी स्कैन होता है, सर्जन को दिक्कत पता चलती है, उसके बाद इम्प्लांट्स बनाए जाते हैं और सर्जरी के समय खराब जगह पर इम्प्लांट्स फिट कर दिए जाते हैं। पर इसमें बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि सीटी स्कैन जो होता है वो 2D पिक्चर देता है, जिससे इम्प्लांट्स जो होते हैं वो कई बार बड़े छोटे हो जाते हैं और सर्जरी बीच में रोकनी पड़ जाती है। वडोदरा के जाजल मेडिकल ने इसे सॉल्व किया 3D विजुअलाइजेशन प्रोवाइड कराकर। वैक्सीन्स जब किसी क्षेत्र में लेकर आई जाती हैं तो उन्हें आइस बॉक्स में रखा जाता है, पर इसमें टेम्परेचर कंट्रोल नहीं होता है और वैक्सीन्स जमने या खराब होने के चांसेस बहुत रहते हैं। मणिपाल की एम्वोलियो ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया अपनी पेटेंटेड टेक्नोलॉजी के द्वारा। ऐसे दर्जनों और स्टार्टअप्स हैं छोटे शहरों में जिन्हें सरकार ने उनके कंट्रीब्यूशन के लिए रिकॉग्नाइज किया है। इन सब ने
अगेंस्ट द ऑड्स जाकर ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व की हैं जो दर्जनों नई इंडस्ट्रीज चालू करवा सकती हैं, और ये असली भारत का रेजिलियंस है। इन सब ने अपने दम पर काम किया, पर क्या कोई पूरा का पूरा राज्य एक स्टार्टअप की तरह काम कर सकता है? वो आगे देखते हैं। भारत के छोटे नगरों में आया ये रेवोल्यूशन इन छोटे नगरों के लिए कितना इंपॉर्टेंट है और इनसे क्या चेंजेस आ रहे हैं, वो हम एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। सिक्किम की कहानी, जो कि टेक्निकली एक स्टार्टअप तो नहीं है, पर इस कहानी में हर वो स्ट्रगल है जो एक स्टार्टअप करता है। 16 जनवरी 2016 इस टाइम पे भारत में एक स्टार्टअप इंडिया नाम से एक स्कीम का पदार्पण होता है। इस स्कीम के लॉन्च होने के मात्र 3 दिन बाद प्रधानमंत्री के साथ कुछ स्टार्टअप ओनर्स की मीट रखी जाती है। उस मीटिंग में एक सिक्किम का लड़का विवेक सेंतुरी वो भी आया हुआ था। विवेक ने बताया कि उसने प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट गारंटी फंड से थोड़ा सा लोन लिया और उस लोन से एक बिजनेस प्रारंभ किया जिसका नाम था नेचर्स गिफ्ट। ये लड़का सिक्किम से ऑर्गेनिक प्रोड्यूस खरीदता और उसे प्रोसेस करके बेच देता। ऑर्गेनिक हल्दी, ऑर्गेनिक मिलेट्स, ऑर्गेनिक अदरक इत्यादि इत्यादि इसके प्रोडक्ट्स थे। विवेक अपने प्रोडक्ट्स को ऑर्गेनिक इंडिया या विजन ऑर्गेनिक जैसी कंपनीज को बेच रहा था और भारत के बाहर भी एक्सपोर्ट कर रहा था। इस मीटिंग में ऐसे कई स्टार्टअप्स थे जो सिक्किम की ऑर्गेनिक फार्मिंग का जलवा दिखा रहे थे, पर सिक्किम में अलग क्या हुआ कि उसने अपनी किसानी के दम पर कई स्टार्टअप्स खुलवा दिए, अपने लोगों की पर कैपिटा इनकम पूरे भारत में सबसे अधिक कर दी। सिक्किम ने 2003 में एक यज्ञ शुरू किया और उसके कारण सिक्किम की जीडीपी अगले 8 वर्षों में यानी 2004 से 2012 तक 1670% से बढ़ी, जो कि महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्य में 435% और गुजरात जैसे राज्य में 645% से बढ़ी थी। सिक्किम जिसने एक स्टार्टअप के जैसे काम किया एक स्ट्रैटेजी पर और उससे अपनी ग्रोथ की स्टोरी लिखती। क्या थी वो स्ट्रैटेजी? सिक्किम ने 2003 में सपना देखा कि अब वो ऑर्गेनिक फार्मिंग करेगा और देखते ही देखते 2016 में सिक्किम विश्व का पहला स्थान बन गया जहां पूर्णतः ऑर्गेनिक खेती हो रही थी। Prime Minister Modi today declared Sikkim as the first organic state of the country. सिक्किम की राह में कई चुनौतियां आई। वर्षों के पेस्टिसाइड केमिकल के माध्यम से खेती करने वाले किसान ऑर्गेनिक खेती कर रहे थे और इसका परिणाम यह था कि शुरुआत में फसल नहीं हो रही थी। 3 साल ये पैदावार बहुत कम हुआ, तो उस टाइम में हम लोग ये जो यंग कृषक लोग थोड़ी सी टूट भी गया था कि ये नॉन ऑर्गेनिक करने से ये ठीक नहीं होता है। फसल अच्छी ना होने के बाद भी कोई किसान रासायनिक पदार्थों का, रासायनिक खाद का प्रयोग नहीं कर सकता था क्योंकि वो सब बैन थे, और यदि उसे प्रयोग किया जाए तो 3 महीने की जेल, 1 लाख रुपए का दंड लग सकता था। In 2003, Sikkim government had declared their Sikkim Organic Movement, which aimed to make Sikkim a fully organic state by the end of 2015. Consequently, the state government banned the use and sale of chemical fertilizers and pest controls for the agricultural land, leaving farmers with no option but to use organic products. मन में कई संशय थे और रहने आवश्यक भी हैं। इधर उधर के लोगों ने मना भी किया होगा। ऐसे कई निराशा के पल आए होंगे, कई आशंका के अवसर पैदा हुए होंगे। इस रास्ते को छोड़ करके फिर एक बार पुराने रास्ते पर लौटने की इच्छा भी हुई होगी। आर्थिक संकट भी झेलने पड़े होंगे, लेकिन उसके बावजूद भी सिक्किम के उन लाखों किसानों को मैं नमन करता हूं कि उन्होंने अपनी राह छोड़ी नहीं। पर किसानों को आश्वासन दिया गया कि आइडिया अच्छा है, इसी इंप्लीमेंट करते हैं। पहले 2-3 वर्षों में जो भी हानि होगी किसान को उसे सरकार पूरा करेगी। तो उस टाइम में सरकार ने एक एश्योरेंस दिया है कि 2 साल 3 साल का जो आप लोग का पैदावार कम होगा उसका भरपाई करेंगे। 3 वर्षों के बाद प्रोडक्शन बढ़ने लगी क्योंकि भूमि जिसकी रसायनों के कारण उर्वरक क्षमता गिर गई थी वो अब बढ़ गई थी। रासायनिक प्रोडक्ट्स के हार्मफुल इफेक्ट को देखते हुए बाजार में ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की डिमांड थी पर वो पूरी नहीं हो पा रही थी, तो उस डिमांड को प्रीमियम प्राइस पर पूरा किया गया और किसानों को लाभ होना प्रारंभ हो गया। पशुधन का गोबर इत्यादि जो पहले वेस्ट होता था उससे खाद बनने लगी, तो कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट जैसे प्रोडक्ट्स आ गए और कॉस्ट प्रति हेक्टेयर कम हो गई और अंततः लाभ पहले से अधिक बढ़ गया। सिक्किम ने स्टार्टअप्स के जैसे ही विश्वास दिखाया अपने आइडिया में और ये ग्रोथ स्टोरी लिखी गई और प्रेस्टिजियस अवार्ड्स भी
सिक्किम ने जीते। India's first 100% organic state, Sikkim, has won the Oscar for Best Policies, conferred by the Food and Agriculture Organization for the world's best policies promoting agroecological and sustainable food systems. जहां एक और इस ड्रीम को अचीव करने में श्रीलंका जैसे देश औंधे मुंह गिरे और उनकी इकोनॉमी कोलैप्स कर गई, सिक्किम ने ये कहानी स्वर्ण अक्षरों में लिखी। सिक्किम को देखकर मेघालय ने 2 लाख हेक्टेयर भूमि पर ऑर्गेनिक खेती करनी प्रारंभ कर दी और केरला ने 1 लाख हेक्टेयर पर। सिक्किम के ऑर्गेनिक खेती को अपनाने से किसान की आय बढ़ी, कई स्टार्टअप्स खुले, कई उद्योग पहले से अधिक बड़े हो गए, स्टेट में समृद्धि आई और सिक्किम यूनाइटेड नेशन द्वारा रिकॉग्नाइज्ड क्राइम फ्री स्टेट बन गया। तो भारत के छोटे प्रदेश, छोटे नगर कुछ इस प्रकार से भारत को बदल रहे हैं। यदि आप इसे देखें तो यहाँ पर एक प्रकार से एक राज्य स्टार्टअप बन गया और ये स्टेट स्टार्टअप जैसा एक कॉन्सेप्ट था। अलग अलग राज्य अलग अलग फील्ड्स में इसे यूज कर सकते हैं, पर इस सब स्टार्टअप कल्चर में सरकारों का क्या योगदान है और ये सब छोटे शहरों के इकोसिस्टम में क्या बदलाव लाते हैं, वो आगे देखते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार अपने क्षेत्र में जिन समस्याओं को लोगों ने स्वयं झेला है, उनका समाधान बड़े स्केल पर सोचना छोटे शहरों में स्टार्टअप की इस लहर का कारण बन रहा है। इसी रिपोर्ट के अनुसार आज देश एक लेवल तक एक आदर्श स्थिति देख रहा है, क्योंकि लोग बड़े शहरों से लौट रहे हैं ग्रास रूट पर काम करने के लिए। ये लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में डीप टेक वेंचर्स बना रहे हैं, लोकल इंडस्ट्रीज को मॉडर्नाइज कर रहे हैं। रेजर पे जैसा स्टार्टअप जयपुर से निकला है, शॉप किराना जैसा स्टार्टअप इंदौर से निकला है, देहात जैसा स्टार्टअप पटना से निकला है। यदि हम थोड़ा ध्यान लगाकर सोचे तो एक कंपनी या एक स्टार्टअप तब तक कुछ नहीं कर सकता जब तक देश या राज्य की सरकार द्वारा बनाई गई पॉलिसी वो साथ ना दे। क्योंकि इस देश में एक समय ऐसा भी था जब एक नया बिजनेस शुरू करने के लिए लाइसेंस लगा करता था और जिस लाइसेंस को मिलने में वर्षों लग जाते थे। ऐसे में यदि आज हम स्टार्टअप रेवोल्यूशन की बात कर रहे हैं तो इसमें सरकारों का अपना कंट्रीब्यूशन है। एक उदाहरण से समझते हैं। इस समय कई फिनटेक स्टार्टअप्स ऐसे हैं जो केवल रूरल क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। आई फाइनेंस MSME की फंडिंग प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। बैंक सखी छोटे शहरों में लोगों को फाइनेंशियल एडवाइस दे रहा है। खाता बुक एक छोटे दुकानदार को अपनी लेजर बुक मेंटेन करने में सहायता कर रहा है। ऐसे बहुत से स्टार्टअप्स हैं जो रूरल क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं और सबके बेस में एक चीज कॉमन है, सरकार द्वारा बनाया गया UPI पेमेंट सिस्टम। Our startups are changing the rules of the game. भारत में स्टार्टअप्स की दुनिया ही बदल चुकी है। आज भारत में स्टार्टअप्स की संख्या 1 लाख को भी पार कर गई है। भारत सरकार द्वारा स्टार्टअप्स को 3 वर्षों तक इनकम टैक्स में एक्सम्पशन दिया गया है। इसी प्रकार यदि सरकारी फंड्स में इन्वेस्ट किया तो कैपिटल गेन टैक्स भी नहीं देना होगा और फेयर मार्केट वैल्यू से अधिक इन्वेस्टमेंट करने पर भी टैक्स में छुट्टी। अगर स्टार्टअप्स को पेटेंट फाइल करना है तो उसे फास्ट ट्रैक किया गया और पेटेंट की फीस तक भरने में 80% तक की रिबेट है। कई एनवायरमेंटल लॉज और लेबर लॉज के लिए सेल्फ कंप्लायंस और सेल्फ सर्टिफिकेशन जैसा सिस्टम है। इसके अलावा 10,000 करोड़ तक का फंड घोषित करना या फिर क्रेडिट गाइडलाइन स्कीम जैसी अनेक इनिशिएटिव्स हैं जो सरकारें गिनवा सकती हैं और ये काम भी आई हैं। पर जो कार्य भारत के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ने किया है वो दुनिया की किसी सरकार की कोई स्कीम नहीं कर सकती है। And India has pioneered new business models for open national architecture, and there are companies building on top of it that are building fintech companies, insurtech, commerce, otherwise, that the rest of the world is watching. We invest in companies in India that have another 50 countries around the world that are following in its footsteps. छोटे शहरों के स्टार्टअप्स केवल प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहे, ये लाखों लोगों को नौकरी दे रहे हैं, इकोनॉमी को बढ़ा रहे हैं, डिजिटल लिटरेसी बढ़ा रहे हैं, गरीबी दूर करने में सहायता कर रहे हैं, लोगों का छोटे शहरों से पलायन भी एक हद तक रोक रहे हैं। और ये तब है जब इनके पास बड़े शहरों जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। पर इन सब चीजों के अतिरिक्त एक काम और हो रहा है जो बेहद आवश्यक भी है, वो आगे देखते हैं। स्टार्टअप्स कैसे भारत में ग्रोथ ला रहे हैं, प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, ये हमने देखा। पर सब कुछ अच्छा ही है ऐसा नहीं है। स्टार्टअप्स की प्रॉब्लम्स पर एक अलग वीडियो करेंगे। पर एक और बड़ी कॉम्प्लेक्स सी प्रॉब्लम है जो इससे सॉल्व हो सकती है। अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो थोड़ा अटपटा भी लग सकता है कुछ लोगों को, पर कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं जो कभी अप्रत्याशित हुआ करती थी। पर उसके लिए आपको डीप स्टेट क्या होता है ये समझना पड़ेगा।
चलिए संक्षेप में समझते हैं। जो कार्टून इस समय आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वो 1905 में वॉशिंगटन में छपा था, जिसके अनुसार एक पूंजीवादी मॉडल में सबसे नीचे कर्मचारी, उसके बाद मैनेजर्स, उसके बाद डिफेंस फोर्सेस के लोग और उसके बाद सरकार के बड़े अधिकारी, फिर पॉलिटिशियंस और सबसे ऊंचा पैसा होता है। अब यूएसए में ऐसी चर्चाएं होती रहती हैं कि यूएसए में सरकार चुनी अवश्य जाती है, पर उसे पर्दे के पीछे से एक डीप स्टेट चलाता है और करंट गवर्नमेंट के बारे में खास तौर पर ऐसा कहा जाता है। I want to ask what the deep state is to you. Well, the deep state is a bunch of people, elites, up in Washington, D.C., who think that they know better than we, the American people, on how to live our lives. This joke of a presidency, and that is exactly what it is. There has not been one policy that Biden or Harris that have put into place that has been successful in any regard. What is it that makes you say that 20 people are controlling? It's because I worked in the Pentagon after Trump left, and I can tell you, it's not what people think. It is absolutely a sham. There is no one actually leading this country, if you ask my opinion. From Secretary Austin and Mark Milley, they both should be up on treasonous charges after the Afghan debacle. That withdrawal was absolutely horrendous. What's been going on at the border is a human crisis. So we have children dying on the border, and our president spends more time on the beach in Delaware. I want DJT back in office because he's the only one who's going to put the world back in order. Toot sweet. My plan to dismantle the deep state and reclaim our democracy from Washington corruption once and for all. क्या है ये डीप स्टेट? ये चार्ट देखिए। ये उन फर्म्स के नाम हैं जो विश्व की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं। इनमें से केवल टॉप 5 यानी कि ब्लैक रॉक, वैनगार्ड, फिडेलिटी, यूबीएस और स्ट्रेट स्ट्रीट $30 ट्रिलियन के एसेट कंट्रोल करते हैं। इनके पास एक दूसरे की शेयर होल्डिंग्स भी है। क्या मतलब होता है इस बात का? वर्ल्ड की टोटल जीडीपी 100 ट्रिलियन के आसपास है। 30 ट्रिलियन केवल ये 5 कंपनीज कंट्रोल करती हैं। वैनगार्ड के पास 5 ट्रिलियन के एसेट्स हैं और भारत 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी के सपने देख रहा है। आप किसी भी बड़ी से बड़ी कंपनी का नाम सोचिए, उसमें इन एसेट मैनेजमेंट कंपनीज का इन्वेस्टमेंट है और कहा यह जाता है कि अनेक संस्थाओं के थ्रू ये नैरेटिव कंट्रोल करती हैं भिन्न भिन्न देशों में। लेकिन आज एप्पल पूरी दुनिया के लिए अपना आईफोन भारत से बना रहा है। बोइंग जैसी कंपनीज भारत में विश्व का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रही हैं अमेरिका से बाहर। और ज़रा ये देखिए, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज में बड़ी बड़ी शेयर होल्डिंग्स कंट्रोल करने वाली एसेट मैनेजमेंट फर्म जैसे कि ब्लैक रॉक भारत में अंबानी से मिल रही हैं बिजनेस के लिए। जिस देश में दुनिया की ये सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज पैसा लगाती हैं, वहाँ स्टेबिलिटी, शांति के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो भारत के लिए ये अच्छा है, ये मेरा विचार है। परंतु इतना इन्वेस्टमेंट आ क्यों रहा है? ये संभव कैसे हुआ? कारण भारत की बढ़ती ग्रोथ है। आईएमएफ ऐसे समय में भारत को ओनली ब्राइट स्पॉट कह रहा है जब विश्व के अनेक बड़े देश रिसेशन झेल रहे हैं या 1% की ग्रोथ पर शुक्र मना रहे हैं। More than 47,000 businesses are on the brink of collapse and the British Prime Minister Rishi Mr. Fix-It cannot fix it. आज सबको भारत में इन्वेस्ट करके अपना पैसा बढ़ाना है और भारत की अभी हो रही ग्रोथ में अनेकों चीजों का हाथ है। स्टार्टअप्स उनमें से एक है। भारत का युवा इन स्टार्टअप्स के माध्यम से जो समस्याएं सुलझा रहा है वो थप्पड़ है उस सोच पर जो सोचती थी कि भारत के लोग अपना शासन स्वयं नहीं चला सकते, उस विचार पर जिसमें भूरे रंग का व्यक्ति केवल सेवा करने के लिए होता था, उस मस्तिष्क पर जिसमें मानव और कुत्ते में फर्क करना व्यक्ति भूल जाता था, उस संदेश पर जिसमें भारत की धीमी ग्रोथ को धर्म के चश्मे से देखा जाता था और उस अज्ञानता पर जिसके अनुसार भारत सांप सपेरों का देश था जिसे सभ्य बनाने के लिए किसी दूर टापू से लोग आए थे। आप भारत की इस क्रांति के बारे में क्या सोचते हैं? अपने विचार हमें कमेंट्स में बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर अवश्य करें। यूपीआई और पेट्रियन के माध्यम से आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर जो दूसरा वीडियो दिख रहा है आपको उसे अवश्य देखें। पुनः मिलते हैं अगले एपिसोड में।